Hello student, very good evening. I hope you are fine. Welcome to expert classes by मंजू मैम। स्टूडेंट देखिए, आप लोगों का हम 6 सेमेस्टर वाले जो बच्चे हमारे बीए और बीएससी 6 सेमेस्टर में हैं, उनका हम मॉडल पेपर इस समय स्टार्ट किए हुए हैं स्टूडेंट। तो उनके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और अभी तक आप लोगों का जो है मेरे द्वारा जो है 3 यूनिट आप लोगों का कंप्लीट हो गया है स्टूडेंट। और आज जो है 3 यूनिट नहीं, पहला यूनिट आप लोगों का कंप्लीट हो गया है और सेकेंड यूनिट स्टार्ट है। सेकेंड यूनिट में भी ये आप लोगों का कौन सा क्लास है, तो याद रखिएगा कि सेकेंड यूनिट में भी आप लोगों का ये सेकेंड क्लास है। और मॉडल पेपर कौन सा है, आप लोगों का 4th मॉडल पेपर है, चौथा ये मॉडल पेपर है। और पेपर हम कौन सा स्टार्ट किए हैं स्टूडेंट, आप लोगों का सेकेंड पेपर स्टार्ट किए हैं। जैसे ही सेकेंड पेपर ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद हम आप लोगों का जो है फर्स्ट पेपर भी स्टार्ट कर देंगे। फर्स्ट पेपर का भी मॉडल पेपर आप लोगों को हम देंगे। सेकेंड पेपर में भी आप लोगों को 8 यूनिट पढ़ना है और फर्स्ट पेपर में भी आप लोगों को क्या है 8 यूनिट पढ़ना है, यानी टोटल आप लोगों को 16 यूनिट पढ़ना है। जिस तरह से आप लोग 5वें सेमेस्टर में 16 यूनिट पढ़े थे, 8 यूनिट जो है फर्स्ट पेपर से और 8 यूनिट जो है सेकेंड पेपर से, उसी तरह से आप लोगों को जो है इस यानी छठे सेमेस्टर में भी आप लोगों को 8 यूनिट टोटल पढ़ने हैं। पेपर का नाम क्या है स्टूडेंट आप लोगों का, तो पेपर का नाम है अनुसंधान प्रविधियाँ एवं लिंग विकास। ये आप लोगों का क्या है, पेपर का नाम है, और जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिसर्च मैथोलॉजी एंड जेंडर डेवलपमेंट। ठीक है, रिसर्च मैथोलॉजी एंड जेंडर डेवलपमेंट, ये आप लोगों का क्या है, पेपर का नाम है स्टूडेंट। तो अगर आज आप लोग पहली बार देख रहे हैं वीडियो को स्टूडेंट, तो आप लोग जो है चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर देंगे, तो जिससे मेरी आने वाली जितनी भी वीडियो की नोटिफिकेशन होगी वो आप लोगों को क्या होगी, आसानी से मिल जाएगी स्टूडेंट। तो इससे पहले आप लोगों का 3 मॉडल पेपर कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट और सेकेंड मॉडल पेपर में आप लोगों का हमने यूनिट फर्स्ट कंप्लीट कर दिया है, और थर्ड और फोर्थ में जो है आज आप लोगों का जो है लगभग जो है सेकेंड यूनिट भी कंप्लीट होने के कगार पे है। तो देखिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है कि प्रतिदर्श के लाभ बताइए। ठीक है, प्रतिदर्श के लाभ या महत्व या गुण बताइए, कि जो सैम्पलिंग हम लेते हैं तो उसका जो है लाभ क्या है, उसका महत्व क्या है और उसके गुण क्या है, ये आप लोगों को जो है इस क्वेश्चन में बताना। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, प्रतिदर्श क्या होता है, तो ये आप लोगों को हम प्रतिदर्श वाला जो है क्लास आप लोगों को पहले मॉडल पेपर में बता दिए थे। आज ये जो है 4th मॉडल पेपर में आप लोगों को जो है प्रतिदर्श के क्या लाभ होते हैं, ये आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं। तो देखिए, प्रतिदर्श का मतलब क्या होता है, सैंपल होता है। जैसे हमने आप लोगों को बताया कि सैंपल जो होता है कि कोई भी हम बड़े पैमाने पर कोई भी चीज़ खरीदने से पहले क्या करते हैं, उसका हम सैंपल छोटे पैमाने पर हम उसको लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। जब छोटे पैमाने पर वो हमको अच्छा लगता है, वो हमको सूट करता है, तभी हम क्या करते हैं, फिर जाकर हम बड़े पैमाने पर जो है उसको लेना पसंद करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, तो देखिए यहाँ पर प्रतिदर्श के अब मैंने सैंपल के क्या लाभ होते हैं, क्या महत्व होते हैं, इसके बारे में इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, प्रतिदर्श के संबंध में एक स्वाभाविक प्रश्न यह उठता है कि अनुसंधानकर्ता के लिए प्रतिदर्श का उपयोग क्यों आवश्यक हो जाता है। प्रतिदर्श या प्रतिचयन के कई लाभ तथा उपयोगिता हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला क्या है, मतलब हम जो है सैंपल लेते हैं तो उससे क्या लाभ होता है, तो पहला क्या है, आपका समय तथा श्रम की बचत, यानी हम अगर सैंपल ले रहे हैं तो हमारा इससे क्या होगा, समय बचेगा, और साथ ही साथ क्या होगा, हमारे श्रम मतलब हमारी मेहनत भी बचेगी। फिर क्या है, धन की भी बचत होती है, यानी पैसा जो है पैसे की भी बचत होती है। फिर क्या है, आपका गहन अध्ययन, यानी सैंपल हम लेंगे छोटे जैसे पॉपुलेशन यानी जनसंख्या पर, तो पूरे पर हम सर्वे करेंगे तो उस पर गहन अध्ययन नहीं हो सकता, लेकिन हाँ जनसंख्या का कुछ अंश अगर हम लेकर करेंगे तो उस पर हम क्या कर सकते हैं, डीपली अध्ययन कर सकते हैं। फिर क्या है, आपका अनुसंधानकर्ता के लिए सुविधा होती है, जो रिसर्च करने वाले जो लोग होते हैं उनको क्या सैंपल लेकर जो अनुसंधान कार्य करने में क्या होती है, सुविधा होती है। ठीक है, फिर क्या है, आपका व्यवहारिकता, यानी वो अप्लाइड किस पे कर रहे हैं, ठीक है, उस पर मतलब किस पर वो प्रयोग कर रहे हैं, ये भी सैंपल के थ्रू जो है पता चल जाता है। फिर क्या है, आपका परिणाम की शुद्धता, ठीक है, तो कैसे रिजल्ट, उसमें क्या होता है, जो सैंपल हम लेते हैं तो वो परिणाम मतलब उसका रिजल्ट जो होता है वो ज़्यादा मतलब शुद्ध होता है। फिर क्या है, संगणना विधि की कठिनाइयों से छुटकारा, तो जो संगणना विधि यानी जो हम गणना करते हैं, काउंटिंग करते हैं, तो उसमें क्या होता है, सैंपल लेने पर क्या होता है, मतलब छुटकारा मिल जाता है। फिर क्या है, आपका प्रयोगात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी, यानी जो एक्सपेरिमेंट करना है उसके लिए भी क्या है, सैंपल जो है आपका उपयोगी होता है। फिर है आपका 9
9वां पॉइंट क्या है, विश्वसनीयता। जो सैंपल में होता है वो क्या विश्वसनीय होता है, इसलिए जो है सैंपल लेकर जो है अपना शोध कार्य जो है पूरा किया जाता है। अब देखिए एक एक को हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। देखिए समय तथा श्रम की बचत क्या है, प्रतिदर्श के चयन से एक व्यवहारिक लाभ क्या होता है कि यहाँ पर कब छोटी की मात्रा होगी कि अनुसंधानकर्ता बहुत थोड़े समय में तथा थोड़े परेशान से अपने अनुसंधान कार्य को पूरा कर सकता है। थोड़े समय तथा थोड़े परिश्रम होगा स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ पर बना लीजिएगा, ये परिश्रम होगा, परेशान नहीं होगा, परिश्रम यानी मेहनत से, ठीक है, परिश्रम यानी मेहनत से क्या कर सकता है, अपने अनुसंधान कार्य को पूरा कर सकता है। संपूर्ण जनसंख्या पर आधारित अध्ययन के लिए अधिक समय और श्रम की जो है आवश्यकता होती है। तो जैसा कि हमने आप लोगों को पहले ही बताया कि जो है प्रतिदर्श यानी सैंपलिंग लेने से क्या होता है, हमारा समय और धन की जो है बचत होती है, ठीक है, समय, धन और परिश्रम तीनों की क्या होती है, बचत होती है। अब आइए देखिए हमारा क्या है कि धन की बचत। तो प्रतिदर्श के व्यवहार से धन की बचत होती है। बहुत थोड़े खर्चे में अनुसंधान कार्य को संपन्न करना संभव होता है। जैसे ही हम सैंपलिंग लेते हैं तो बहुत थोड़े समय में क्या होता है, बहुत थोड़े खर्चे पे बहुत थोड़े समय में वह कार्य जो होता है वो पूरा हो जाता है। जहाँ संपूर्ण जनसंख्या या समष्टि पर आधारित अध्ययन के लिए अधिक धन की आवश्यकता होती है, वहाँ प्रतिदर्श पर आधारित अध्ययन के लिए बहुत थोड़ा धन खर्च करके अनुसंधान कार्य जो है संभव हो सकता है, ठीक है। अगर मान लीजिए जैसे कि एक गांव में अगर 500 लोगों का जो है रूढ़िवादी सोच पर हमको अगर सर्वे करना, रिपोर्ट तैयार करना है तो 500 में बहुत समय लगेगा। लेकिन अगर हम वहीं पर 100 लोगों का सैंपलिंग ले लेते हैं, 100 लोगों का चुनाव करके उन पर प्रयोग करते हैं, क्योंकि जो 100 लोग हैं वो जाहिर सी बात है कि उसी धर्म समुदाय से हैं, तो वो रूढ़िवादी सोच जो होगी उनमें भी पाई जाएगी। यानी रूढ़िवादी सोच की जो विशेषता है, गुण है, वो 100 लोगों में भी पाई जाएगी, तभी कह सकते हैं कि हमारा शोध कार्य जो है वो सफल हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या है, आप देखिए तीसरा पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि गहन अध्ययन, ठीक है। गहन अध्ययन का मतलब कि डीपली अध्ययन कैसे हम कर सकते हैं। तो देखिए प्रतिदर्श या प्रतिचयन का एक लाभ यह भी है कि इसमें गहन अध्ययन संभव होता है। यहाँ इकाइयों की संख्या सीमित होती है, इसलिए उनका गहन अध्ययन संभव। जैसे 500 लोगों का अगर हमको करना है, सर्वे तैयार करना, रिपोर्ट तैयार करना है, तो जाहिर सी बात है कि उतने लोगों का जो है गहन अध्ययन हम नहीं कर सकते। लेकिन अगर वहीं पे हमें अगर 100 लोगों का जो है मतलब बनाना है तो वो क्या हो जाएगा, आसानी से जो है हम वहाँ पे जो है गहन अध्ययन 100 लोगों का जो है सैंपलिंग करके आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए छोटा सा एग्जांपल ये समझिए कि अगर वहीं पे आप लोगों को 10 लोगों का खाना बनाना है तो आप आसानी से बना लेंगे, हाँ, बढ़िया बढ़िया, मतलब 3-4 तरह का आइटम बना कर रख देंगे। लेकिन अगर वहीं पर क्या है, अगर 50 लोगों का हो जाएगा तो क्या होगा, वहाँ पर दिक्कत आएंगी ना। तो वही चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। फिर क्या है, जनसंख्या में इकाइयों की संख्या इतनी अधिक होती है कि उनका गहन अध्ययन संभव नहीं हो पाता है, ठीक है। अतः इकाइयों के गहन अध्ययन के लिए प्रतिदर्श का उपयोग आवश्यक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखिए चौथा पॉइंट हमारा क्या है, अनुसंधानकर्ता के लिए सुविधा। अनुसंधानकर्ता के लिए सुविधा कैसे हो सकता है, तो प्रतिदर्श के व्यवहार से अनुसंधानकर्ता, देखिए ये ऐसे लिखाएगा, कर्ता को अधिक सुविधा होती है। यहाँ सीमित इकाइयों पर ही अध्ययन आधारित होता है, इसलिए अनुसंधानकर्ता अपने अध्ययन कार्य को पूरा करने में बहुत आसानी से सफल हो जाता है। जहाँ पर क्या हमने अभी आपको बताया कि 10 लोगों का खाना बनाना तो आप आसानी से बना लेंगे। अगर वहीं पर क्या 50 और 100 लोगों का रहेगा तो क्या होगा, वहाँ पर सुविधा नहीं हो पाएगी, आपको असुविधा होगी 100 लोगों के खाने में, ठीक है। फिर क्या है आपका व्यवहारिकता। व्यवहारिकता का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो अनुसंधान करता है वो कैसे लोगों का चुनाव कर रहा है और किन पर आधारित वो अपना जो है कार्य रख रहा है, ये चीज़ है व्यवहारिकता में। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि प्रतिदर्श या प्रतिचयन में व्यवहारिकता का गुण पाया जाता है। व्यवहारिक रूप से संपूर्ण जनसंख्या या समष्टि पर आधारित अध्ययन बहुत कठिन है, विशेष रूप से काल्पनिक जनसंख्या अर्थात असीमित समष्टि पर आधारित अध्ययन व्यवहारिक दृष्टिकोण से कठिन ही नहीं बल्कि संभव है। इसलिए जनसंख्या या समष्टि के संबंध में संगत सूचना प्राप्त करने के लिए प्रतिदर्श का उपयोग करना आवश्यक है। इसलिए गृह विज्ञान आदि व्यवहार परक विज्ञानों में प्रायः सभी अनुसंधान के लिए
केवल प्रतिदर्श का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि जैसे कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए हम पूरी जनसंख्या को अगर लेते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, अध्ययन करना जो है बहुत कठिन होगा। लेकिन अगर वही छोटे मतलब कम संख्या पर लेंगे तो वो जो शोध कार्य हो जाएगा वो हमारा संभव होगा। लेकिन जो जनसंख्या और समष्टि के में क्या हो, प्रतिदर्श इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि जो जनसंख्या में जो भी गुण और विशेषता पाई जाएगी वो क्या है, आपका प्रतिचयन या प्रतिदर्श में भी पाई जाएगी। क्योंकि जो आपने प्रतिचयन किया है, जो भी आपने प्रतिदर्श लिया है, वो क्या है, जनसंख्या का एक छोटा सा अंश लिया है। तो जाहिर सी बात है कि जो पूरे पॉपुलेशन में जो गुण जो विशेषता पाई जाएगी वो क्या है, आपके जो सैंपलिंग आप लोगों ने लिया है उसमें भी वो पाई जाएगी, जिससे कि क्या होगा, आपका अनुसंधान कार्य जो होगा आसानी से हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर परिणाम की शुद्धता, यानी जो भी हमने जो सैंपलिंग लिया तो उसमें वो परिणाम कहाँ तक शुद्ध है इसके बारे में। तो देखिए, जब चुने गए प्रतिदर्श में, ठीक है, जब चुने गए प्रतिदर्श में वही गुण और विशेषताएं होती हैं जो संपूर्ण समष्टि में होती हैं। ठीक है, अभी हमने आपको बताया कि जैसे रूढ़िवादी सोच यानी पुराना सोच जो है अगर है वहाँ पर विद्यमान है तो जाहिर सी बात है कि पूरे पॉपुलेशन में अगर रूढ़िवादिता है तो जो हमने जो चुनाव किया, जो भी 100 लोगों का 50 लोगों का जो भी हमने सैंपलिंग लिया तो वो रूढ़िवादी थिंकिंग क्या होगी, उनमें भी पाई जाएगी। ठीक है, जब प्रतिदर्श के अध्ययन से वही परिणाम प्राप्त होते हैं जो समष्टि के अध्ययन से होते हैं, यानी समष्टि यानी पॉपुलेशन, जनसंख्या में रूढ़िवादी सोच पाई जा रही है और वही गुण वही क्वालिटी क्या है जो हमने प्रतिदर्श या प्रतिचयन लिया उसमें भी पाई जा रही है। ठीक है, अतः परिणाम शुद्ध होते हैं और शुद्ध परिणाम इसलिए भी प्राप्त होते हैं कि अनुसंधानकर्ता को अधिक जनसंख्या की इकाइयों के स्थान पर कुछ कम, ठीक है, यहाँ पर कम होगा, कम अध्ययन इकाइयों पर ही ध्यान केंद्रित करना होता है। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि जैसे कि अगर जनसंख्या पूरी जनसंख्या का अगर लेते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, सब पर वो तो एक एक लोगों पर फोकस नहीं कर सकता है। लेकिन हाँ, जब हमने जनसंख्या का कुछ अंश यानी थोड़े अंश पर जब हमने ये कार्य किया तो हमारा जो है ध्यान क्या होगा कि अब जैसे मान लीजिए इस समय जैसे आप लोग ग्रेजुएशन में है, तो ग्रेजुएशन में आप लोगों का क्या सिक्स सेमेस्टर में आप लोगों का जो है 2 विषय में 4 पेपर आप लोगों को पढ़ना। अगर मान लीजिए इसमें क्या होता, आप लोगों का जैसे शुरू से आप लोग 3 विषय पढ़ते आए और तीनों विषय पर रहता तो आप लोगों का क्या ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता, वर्कलोड क्या होता, बढ़ता। लेकिन अब क्या है, एक विषय हटने से आप लोगों का 2 पेपर कम हो गया और अब क्या वर्कलोड भी कम हो गया। तो जाहिर सी बात है कि आप लोग जो है छोटी छोटी चीज़ों को भी ध्यान देकर आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर क्या, अनुसंधानकर्ता को प्रतिदर्श के अध्ययन से शुद्ध परिणाम तभी प्राप्त होते हैं जब प्रतिचयन तर्क पर आधारित हो। यानी उसमें क्या होता है, जो प्रतिचयन लिया, जो भी सैंपलिंग लिया वो आपका क्या है, मतलब लॉजिक हो उसमें। ठीक है, और प्रतिचयन उपयुक्त प्रतिचयन विधि द्वारा जो है किया गया हो। जैसे जो भी सैंपलिंग ले रहे हैं तो क्या हो, प्रतिचयन विधि के द्वारा जो है सैंपल आपका जो है तैयार होगा, तभी वो उसकी जो परिणाम होगा उसमें क्या होगा, शुद्धता पाई जाएगी। अब आइए देखिए 7वां हमारा क्या है, संगणना विधि की कठिनाइयों से छुटकारा। तो संगणना विधि की कठिनाइयों यानी प्रतिदर्श पद्धति से अध्ययन करते समय अनुसंधानकर्ता को उन कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है जिनका सामना उसे संगणना विधि से करना पड़ता है। संगणना का मतलब क्या, वो काउंटिंग, कंप्यूटर से जो भी हम संगणक करते हैं, काउंटिंग करते हैं, तो उससे भी क्या होता है, सैंपलिंग लेने से जो है मतलब प्रतिदर्श लेने से उससे भी क्या होता है, छुटकारा मिलता है। अब आइए देखिए 8वां पॉइंट हमारा क्या है, प्रयोगात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी। तो इसमें क्या है, अधिकतर प्रयोगात्मक अनुसंधान छोटे समूहों पर ही किए जाते हैं। एक प्रयोग अध्ययन में अनेक प्रयोग दशाओं के लिए छोटे समूह की आवश्यकता होती है। अतः प्रयोगात्मक अनुसंधान में संयोगिक प्रतिचयन की स्थिति की किसी विधि के द्वारा प्रतिदर्श चुना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपका, देखिए प्रयोगात्मक अध्ययन के लिए क्या है, हम प्रयोग तभी हम कर सकते हैं जब हमारा क्या हो, फील्ड जो है छोटे समूह पे, छोटे समूह में रहेगा तो उस पर जो है प्रयोग करके उसका रिजल्ट जो होगा उसमें मतलब अच्छे से हम देख सकते हैं, अपना ध्यान केंद्रित करके काम कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर जब अगर बड़े पैमाने पर हमारा अगर प्रयोग होगा तब वहाँ पे क्या होगा, ध्यान केंद्रित करने में दिक्कत होगी। ठीक है, अब आइए देखिए विश्वसनीयता क्या है। विश्वसनीयता देखिए 9वां पॉइंट क्या है, विश्वसनीयता। प्रतिदर्श पद्धति द्वारा प्राप्त परिणामों अधिक, ठीक है, प्राप्त परिणामों
सॉरी देखिए क्या है, प्रतिदर्श पद्धति द्वारा प्राप्त परिणामों अधिक विश्वसनीय होते हैं। यहाँ पर होना चाहिए प्राप्त परिणाम अधिक विश्वसनीय होते हैं, ये वो नहीं होगा, ठीक है। याद रखिएगा कि प्रतिदर्श पद्धति द्वारा प्राप्त परिणाम जो है अधिक विश्वसनीय होते हैं। प्रतिदर्श पद्धति में अध्ययन इकाइयों की संख्या और आंकड़ों की संख्या अपेक्षाकृत कम होने से उनका स्वरूप क्या है, सरल तथा बोधगम्य होता है। बोधगम्य का मतलब क्या हुआ कि जानकारी समझने योग्य होता है, ठीक है। तो विश्वसनीयता भी क्या है, आपका जो प्रतिदर्श हम लेते हैं तब उसमें क्या होता है, विश्वसनीयता का भी गुण पाया जाता है। और उसमें क्या है, आंकड़ों की संख्या कम होने से वह क्या है, हमको जो है सरल से और अच्छे से समझ में आते हैं। अब देखिए ये एक पहला प्रश्न आप लोगों का कंप्लीट हो गया। अब आइए देखिए हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। दूसरे प्रश्न पर बढ़ने से पहले स्टूडेंट आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग देखिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए। स्टूडेंट देखिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो लाइक और शेयर करना ना भूले। देखिए समय जो है 1:28 हो रहा है और अभी मैं कॉलेज से आई हूँ, पानी पीऊँ, तुरंत आप लोगों का क्लास ले रही हूँ ताकि आप लोगों को 7:30 बजे तक हार्डली रोज आप लोगों को पर डे 7:30 बजे जो है वीडियो आप लोगों को यूट्यूब पर मिल जाएगा। तो आप लोग से ज़्यादा हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप लोग शेयर करिए, क्योंकि बहुत से बच्चों को जो है चैनल के बारे में जानकारी ना, आपका शेयर ही, एक शेयर जो है कितने बच्चों का जो है भविष्य जो है बना सकता है। तो आइए देखिए स्टूडेंट अब दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, प्रतिदर्श और प्रतिचयन की सीमाएं या हानियों के बारे में लिखिए। देखिए अभी ऊपर हम गुण, उपयोगिता और महत्व के बारे में पढ़े, अब हम क्या पढ़ेंगे, हानि के बारे में, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि अगर किसी पक्ष का जो है लाभ है तो उसी पक्ष का हानि भी होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या, प्रतिदर्श और प्रतिचयन के लाभ तथा उपयोगिता के साथ साथ उसमें हानियां भी पाई जाती है, ठीक है। उसमें होगा, उसमें हानियां भी पाई जाती जो कि निम्नलिखित। पहला क्या है, पक्षपात का प्रभाव। दूसरा क्या है, प्रतिचयन अशुद्धियां। तीसरा क्या है, तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता। चौथा क्या है, निम्न विश्वसनीयता। पांचवा है आपका व्यवहारिक कठिनाइयाँ। छठवां है प्रतिनिधि प्रतिदर्श में प्रतिदर्श के चयन में कठिनाई। सातवां है आपका प्रतिदर्श के चयन की असंभावना। और नवा है, आठवां है आपका भ्रमात्मक निष्कर्ष स्टूडेंट, ठीक है। तो ये क्या है, आपके जो है मतलब दोष है। अब आइए एक एक चीज़ को हम समझ लेते हैं कि कैसे मतलब उसका हानि है। तो देखिए पक्षपात का प्रभाव, तो यहाँ पे क्या है, प्रतिदर्श के चयन पर पक्षपातों का प्रभाव पड़ सकता है। प्रतिदर्श का निर्माण करते समय इस बात की पूरी संभावना बनी रहती है कि अनुसंधानकर्ता अपने व्यक्तिगत पक्षपातों से प्रभावित हो। पक्षपात का तात्पर्य उन कारकों से है जिनके कारण प्रतिदर्श अपनी जनसंख्या का सही प्रतिनिधित्व नहीं कर पाता है। इसे ऐसे पक्षपातपूर्ण प्रतिदर्श के आधार पर प्राप्त सूचनाओं संपूर्ण जनसंख्या के लिए सही नहीं हो पाती है। देखिए यहाँ पर कहने का मतलब क्या हुआ कि जो भी मतलब शोध कार्य कर रहा है ना, जैसे आप कोई शोध कार्य करने जा रहे हैं तो उसमें क्या हो, आपका जो हो व्यक्तिगत पक्षपात जो है मतलब प्रभावित हो सकता है। यानी यहाँ पर आप अपने इमोशंस, अपने पक्षपात, अपने इमोशंस पर आप जो है कंट्रोल, आप एक तरफा जो है निर्णय नहीं ले सकते हैं। अगर वहाँ पर एक तरफा निर्णय आप लेते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो पक्षपात उसमें पाया जाएगा। तो वो जो सैंपलिंग होगी वो क्या है, वो सही नहीं होगी, वो पूरे आपकी जनसंख्या का जो है प्रतिनिधि नहीं कर पाएगी। इसलिए जो है आपका शोध कार्य जो वहाँ पर विफल हो जाएगा, ठीक है। ये पहला जो है कमी हो गया। दूसरा क्या है, प्रतिचयन अशुद्धियाँ, यानी जो सैंपलिंग हम ले रहे हैं उसमें कौन कौन सी अशुद्धियाँ पाई जाएंगी। यहाँ दो तरह की अशुद्धियाँ के घटित होने की संभावना बनी रहती है। पहले अशुद्धि वह अशुद्धि है जो संभाव्यता तथा प्रतिचयन के अटल नियमों से उत्पन्न होती है, जिससे बचना संभव नहीं है। इसे वैध अशुद्ध कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, वैध अशुद्धि कहते हैं या वैध अशुद्ध कहते हैं। दूसरे अशुद्धि वह अशुद्धि है जो प्रतिदर्श के अपर्याप्त और अप्रातिनिधिक होने के कारण उत्पन्न होती है। इस प्रकार की अशुद्धि को दूर करना संभव है। इसे क्या है, अवैध अशुद्धि कहते हैं। देखिए प्रतिचयन जब हम लेते हैं तो वहाँ पे क्या है, दो तरह की जो है अशुद्धियाँ मिल सकती हैं। एक में तो जैसे आपका जो है मतलब उससे बचना जो है संभव नहीं हो पाएगा, यानी जो भी नियम कानून से रहेगा तो उसमें क्या
क्या है, उसमें जो अशुद्धि पाई जाएगी तो उससे आप बच नहीं सकते हैं। लेकिन वहीं पे दूसरा जो है वो अपर्याप्त और अप्रातिनिधिक होगी, तो वहाँ पे क्या है उसमें जो है परिवर्तन लाकर उसमें हम जो है सुधार कर सकते हैं। तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, अवैध अशुद्धि बोल रहे हैं। जैसे आपका कॉलेज जाना ज़रूरी है, तो ये क्या है, नियम के तहत आ गया, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पे कहा जाए, आपको ऑप्शन दे दिया जाए कि जैसे कोचिंग वोचिंग में जो लोग तैयारी करते हैं, जो ऑनलाइन, तो उनको कॉलेज है वो ऑनलाइन यूट्यूब से अपना पढ़ के तैयारी करते हैं। तो उसमें जो यूट्यूब से जो पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, उसमें अपर्याप्त और वो अपने लिए मतलब कर रहे हैं, ठीक है, अपने अपने आप को एक जगह केंद्रित करके कर रहे हैं। तो उसमें क्या है, उसमें हम परिवर्तन लाकर मतलब जो भी उसमें कमियां उसको दूर कर सकते हैं। लेकिन जो कॉलेज में है, तो जो कॉलेज का जो रूल रेगुलेशन होगा उसको क्या है, उसको सभी लोग को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। अब आइए देखिए तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता। तो वैज्ञानिक प्रतिदर्श के चयन के लिए तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। इस तरह का ज्ञान अनुसंधानकर्ता में प्रायः बहुत कम पाया जाता है। कोई ज़रूरी नहीं कि सभी को टेक्नोलॉजी का ज्ञान हो। जैसे आप में से बहुत से बच्चे होंगे जो प्लेलिस्ट का मतलब ही नहीं समझ पाते होंगे कि प्लेलिस्ट का मतलब क्या होता है। तो प्लेलिस्ट में क्या होता है, प्लेलिस्ट में आप लोगों को जैसे एक ही जगह सारे वीडियो जो है आप लोगों को मिल जाता है अपने टॉपिक के अनुसार। तो जो बच्चे प्लेलिस्ट का मतलब समझते हैं वो क्या करेंगे, अपना प्लेलिस्ट खोलकर जो है होम साइंस 6 सेमेस्टर डालकर दूसरा पेपर डालकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। और जो बच्चे नहीं समझते होंगे तो वो वेट ही करते रह जाएंगे। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो वो वेट करेंगे कि कोई मुझे भेजेगा तब मैं पढ़ूंगा। तो ये सारी चीज़ें, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि टेक्नोलॉजी का जो है सभी को ज्ञान हो। इसलिए अच्छे प्रतिदर्श या वैज्ञानिक प्रतिदर्श का चयन संभव हो पाता है। ऐसे अवैज्ञानिक प्रतिदर्श पर आधारित अध्ययन जो है सही नहीं है। अगर मान लीजिए हम मतलब टेक्निकल ये सब का इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, वो हमारा जो सैंपलिंग होगा वो जो है अवैज्ञानिक तौर से होगा। फिर क्या है, निम्न विश्वसनीयता क्या होता है, पक्षपात, प्रतिचयन, अशुद्धि तथा तकनीकी ज्ञान के अभाव के कारण प्रतिदर्श विश्वसनीय नहीं हो पाता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जो भी हमने मतलब सैंपलिंग दिया तो उसमें क्या है, अगर पक्षपात, प्रतिचयन उसमें पाया जाएगा और तकनीक का अभाव पाया जाएगा तो वह चीज़ जो है वो मतलब सही नहीं होगा। ऐसे प्रतिदर्श से प्राप्त सांख्यिकी वास्तव में जनसंख्या के प्राचल से काफ़ी भिन्न होते हैं। दूसरे शब्दों में प्रतिदर्श पर आधारित सूचनाओं जनसंख्या पर आधारित सूचनाओं के बहुत कम अनुकूल हो पाती हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर उसमें विश्वसनीयता निम्न है, ठीक है, प्रतिदर्श जो भी हमने सैंपलिंग लिया उसमें पक्षपात पाया गया और टेक्निकल नॉलेज न होने की वजह से उसमें क्या है, उसमें बहुत सारी कमियां पाई जाएंगी, जिससे क्या होगा, हमारा वो जो सैंपलिंग है वह क्या है, जनसंख्या का प्रतिनिधि नहीं कर पाएगा। तो इसलिए वो शोध कार्य में क्या होगी, निम्न विश्वसनीयता जो है पाई जाएगी। अब आइए देखिए पांचवा क्या है, व्यवहारिक कठिनाइयाँ। तो व्यवहारिक कठिनाइयाँ में क्या है, एक अच्छे प्रतिदर्श के निर्माण में अनुसंधानकर्ता को कई तरह की व्यवहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। प्रतिदर्श का आकार क्या है, प्रतिचयन प्रविधि का व्यवहार किया जाए आदि बातों को निर्धारित करने में नए अनुसंधानकर्ता का अधिक कठिनाई अनुभव करता है। नए अनुसंधानकर्ता को अधिक कठिनाई अनुभव होती है, ठीक है, करता नहीं होती है। और उसे प्रशिक्षित तथा अनुभवी अनुसंधानकर्ताओं के निर्देशन की जो है आवश्यकता होती है। तो जैसे जो नया है तो जाहिर सी बात है कि उसको शोध कार्य करने में जो है कठिनाई होगी। वो क्या करेगा, अपने जो पहले या पुराने जो भी स्कॉलर रहे हैं तो उनसे वो क्या कर सकता है, मदद लेकर अपने शोध कार्य को जो है आगे बढ़ा सकता है, ठीक है। अगला हमारा क्या है, छठा पॉइंट हमारा क्या है, प्रतिनिधि प्रतिदर्श के चयन में कठिनाई। तो यहाँ क्या, समष्टि की जटिलता के कारण प्रतिनिधि पूर्ण प्रतिदर्श चुनने में कठिनाई होती है। यह कठिनाई उस स्थिति में अधिक होती है जब समष्टि विषम जाति हो। यानी समजाति वाले समष्टि में जो है, समष्टि का मतलब क्या हुआ, पॉपुलेशन, जनसंख्या। तो विषम जाति अगर जनसंख्या का उसने प्रतिनिधि किया है और प्रतिदर्श लिया है तब वहाँ पे क्या होगा, उसको कठिनाई होगी। लेकिन अगर वहीं पर वो सम जाति मतलब समान जाति का अगर उसने प्रतिदर्श का चुनाव किया है तो वहाँ पे क्या, उसको कठिनाई की सामना नहीं करना पड़ेगा। अगला पॉइंट हमारा क्या है, प्रतिदर्श के चयन की असंभावना।
तो जब समष्टि बहुत अधिक विषम जाति होती है, यानी समष्टि जो है पॉपुलेशन यानी जनसंख्या जो है अधिक विषम जाति है और विस्तृत होती है, तब इस प्रकार की समष्टि में से प्रतिदर्श का चयन करना चाहिए, क्योंकि इस ऐसी अवस्था में प्रतिदर्श के प्रतिनिधि पूर्ण चुने गए जाने की संभावना जो है बहुत ज़्यादा क्या होती है, क्षीण हो जाती है। ठीक है, तो प्रतिदर्श जो है हमारा क्या हो, अगर सम जाति है तो हमको ज़्यादा दिक्कत नहीं करना पड़ेगा, और अगर वहीं पर विषम जाति हो गई तो वहाँ पे क्या है, मतलब सैंपलिंग लेने में जो है कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। आइए अब देखिए भ्रमात्मक निष्कर्ष क्या होता है। गृह विज्ञान से संबंधित विभिन्न अनुसंधान और आंकड़ों का स्वरूप बहुत अधिक जटिल होता है। जब प्रतिदर्श पक्षपातपूर्ण होता है तब इस अवस्था में प्रतिदर्श पद्धति द्वारा जो भी अध्ययन किए जाते हैं उसे हम भ्रामक परिणाम प्राप्त होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, भ्रामक। भ्रामक का मतलब क्या हुआ कि भ्रम में डालने वाला जो है वो पक्षपात होगा, भ्रम में डालने वाला जो है निष्कर्ष प्राप्त होगा। तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पर जो है अध्ययन जो है आधा अधूरा हम मान सकते हैं, क्योंकि वो जो है क्लियर नहीं कर पा रहा है ना कि वाकई में यहाँ के जनसंख्या में रूढ़िवादिता पाई जा रही है या नहीं। ठीक है, अब देखिए 2 क्वेश्चन आज आप लोगों को कंप्लीट हो गए। अब देखिए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा क्या है, प्रतिचयन के प्रकार बताइए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि प्रतिचयन क्या है और प्रतिचयन का जो है प्रकार बताइए। आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप बहुत बारीकी से आप जरूर देखिएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए प्रतिदर्श क्या है, तो प्रतिदर्श के प्रकार क्या है। प्रतिदर्श के चयन की प्रक्रिया को प्रतिचयन कहते हैं। प्रतिदर्श के चयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रतिदर्श के चयन की प्रक्रिया को प्रतिचयन कहते हैं। लेकिन सामान्यतः प्रतिदर्श तथा प्रतिचयन का प्रयोग पर्यायवाची शब्दों के रूप में किया जाता है। अब यह प्रश्न है कि भिन्न भिन्न प्रकार के प्रतिदर्शों का चयन किस प्रकार किया जाता है, एक मिनट, किया जाता है। इसके लिए विद्वानों ने कई विधियों और प्रविधियों का उल्लेख किया, जिन्हें निम्नलिखित 2 प्रकारों में विभाजित किया गया। तो देखिए आप पहले समझिए कि प्रतिदर्श क्या है, तो प्रतिचयन क्या है। तो प्रतिदर्श के चयन की प्रक्रिया प्रतिचयन कहलाती है। ये एक दूसरे के क्या है, पर्यायवाची शब्द होते हैं, और उसके आधार पर जो है विद्वानों ने जो है प्रतिचयन को कितने भागों में बांटा है, तो 2 भागों में। पहला क्या है, असंभाव्य प्रतिचयन, और दूसरा क्या है, संभाव्य प्रतिचयन। पहला असंभाव्य प्रतिचयन और दूसरा क्या है, संभाव्य प्रतिचयन। असंभाव्य प्रतिचयन को हम क्या बोलते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, और संभाव्य प्रतिचयन को हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। जो बच्चे हमारे इंग्लिश वाले हैं तो वो भी समझेंगे कि नॉन प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या है। तो देखिए अब यहाँ पर आप लोगों को हम यहाँ नॉन प्रतिचयन जो है आप लोगों का 2 तरह का होता है। इसको हम देखिए यहाँ पर आप लोगों को बता रहे हैं कि जो बांटे कैसे हैं। तो आप देखिए यहाँ पर बांटा गया है आपका, एक मिनट, देखिए यहाँ पर क्या है आपका प्रतिचयन जो है कितने तरह का होता है। तो ये आपका जो है 2 तरह का होता है। तो 2 तरह में भी कौन कौन सा प्रतिचयन है आपका, तो देखिए यहाँ पे, हाँ देखिए अब प्रतिचयन में यहाँ पर हम प्रक्रिया देख लेते हैं। तो प्रतिचयन जो कितने तरह का होता है, तो 2 तरह का होता है। तो पहला क्या है आपका जो है असंभाव्य प्रतिचयन, दूसरा क्या है, संभाव्य प्रतिचयन। तो देखिए यहाँ पर असंभाव्य में कितने प्रकार होते हैं, तो आप एक एक करके याद रखिए। यानी नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में क्या है, तो पहला प्रकार आपका उद्देश्यपूर्ण प्रतिचयन है, ठीक है। दूसरा है आकस्मिक प्रतिचयन, ठीक है। और तीसरा क्या है, अंश या कोटा प्रतिचयन। और चौथा क्या है, सुविधा अनुसार प्रतिचयन। और पांचवा क्या है आपका, स्वेच्छा अनुसार प्रतिचयन। ये क्या है आपके जो है आपके नॉन प्रोबेबिलिटी के जो है प्रकार है। अब आइए आगे हम बात करते हैं नीचे में। तो अब देखिए यहाँ पर संभाव्य प्रतिचयन के बारे में देखते हैं। तो यानी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या है, तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में जो है आप लोगों का यादृच्छिक प्रतिचयन, या इसी को हम क्या बोलते हैं, संयोगिक, या इसी को दैव प्रतिचयन। देखिए आपका यहाँ पर
पर इम्पॉर्टेंट है, यादृच्छिक प्रतिचयन या संयोगिक प्रतिचयन या दैव प्रतिचयन, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रैंडम सैम्पलिंग बोलते हैं, जिसको हम इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, रैंडम सैम्पलिंग बोलते हैं। दूसरा हमारा क्या है, तो दूसरा है आपका कि स्तरित या वर्गबद्ध प्रतिचयन। तो स्तरित या वर्गबद्ध प्रतिचयन को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग बोलते हैं। तीसरा है आपका गुच्छा या क्लस्टर प्रतिचयन। चौथा है आपका है द्विस्तर प्रतिचयन, यानी डबल सैम्पलिंग है, क्लस्टर सैम्पलिंग है और स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है और रैंडम सैम्पलिंग है। तो ये क्या है, आपके दो तरह के जो है सैम्पलिंग हो गए। कौन कौन से, तो ये आप इसको अच्छे से वीडियो को रोक के इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कि सैम्पलिंग में जैसे हम लिखे हैं, बिल्कुल जैसे ये किताब में लिखा गया उसी तरह से आप लोगों को इसको देखना है। ठीक है, अब आइए देखिए हम कोटा प्रतिचयन क्या होता है। तो कोटा जो है, अभी आप लोगों को बताया कि कोटा प्रतिचयन जो है किसका भाग है, तो वो असंभाव्य प्रतिचयन का भाग। ये शॉर्ट नोट में आप लोगों का आने का चांसेस इसका ज़्यादा है। यहाँ से क्वेश्चन आपके 101% जो है आप लोगों के बनने तय हैं स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पे क्या, कोटा या अंश प्रतिचयन के बारे में टिप्पणी लिखी। तो कोटा या अंश प्रतिचयन क्या, असंभावित प्रतिचयन यानी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का ही एक प्रकार है। इस प्रतिचयन में जनसंख्या या समष्टि का कई कोटा यानी समूह में विभाजित कर दिया जाता है। देखिए कोटा में क्या है, कोटा का मतलब आप समझिएगा कि जैसे ऐसा सैम्पलिंग जो कि क्या है, मतलब जनसंख्या लिया गया और उसको क्या है कई भागों में, मतलब जनसंख्या को क्या किया गया, कई भागों में जो है बांट दिया गया, ताकि जो है हमारा शोध कार्य करने में हमें सुविधा हो। प्रत्येक कोटा या समूह में कुछ ऐसे इकाइयों को लेकर प्रतिदर्श का निर्माण किया जाता है। जनसंख्या को कोटा या समूह में विभाजित करने के मापदंडों को निर्धारित कर लिया जाता है। प्रत्येक कोटा या समूह में कई इकाइयों का चयन करने का कोई निश्चित आधार नहीं होता। अनुसंधानकर्ता मनमाने ढंग से इकाइयों का चयन करके प्रतिदर्श का क्या करता है, निर्माण कर लेता है। यानी उसमें कोई बेस नहीं माना जा रहा, वो अपने मन से जैसे अपना जो है कार्य जो है करना शुरू, शोध कार्य करने के लिए क्या करता है, इकाइयों में उसको बांट लेता है अपनी स्वेच्छा के अनुसार, अपने शोध कार्य के अनुसार। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि रेबर के मतानुसार उन्होंने क्या बताया कि कोटा प्रतिचयन स्तरित प्रतिचयन का एक प्रकार है, जिसमें प्रत्येक वर्ग में एक विशेष संख्या में कोटा का चयन जो है किया जाता है। जैसे मान लीजिए अब इसको एग्जाम्पल से आप लोग समझिए कैसे, कि एक अनुसंधानकर्ता विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के रूढ़िवाद का अध्ययन करना चाहता है। जैसे आप लोग मान लीजिए आप लोग विद्यार्थी हैं और आप लोग चाहते हैं कि मतलब विश्वविद्यालय स्तर पर जो है विद्यार्थियों में रूढ़िवादिता पाई जाती है या नहीं पाई जाती है, तो आप रूढ़िवादी सोच पर जो है एक अध्ययन करना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, क्या पहले देखेंगे हम। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा आपका, तो इसके लिए वह विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को जैसे क्या है, लिंग, देहाती, शहरी क्षेत्र, ठीक है, संप्रदायों, शैक्षिक स्तर तथा वर्ग का मापदंड मानकर 5 कोटा या समूह में विभाजित कर लेता है। ठीक है, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और ये 5 हो गया। जैसे लिंग हो गया 1, देहाती 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, यहाँ पर 4 हो गया और यहाँ पर क्या है 5 हो गया। हाँ, या इसी को देहाती शहरी 1 में मान लीजिए, तो वर्ग यहाँ पर 5 हो गया। तो 5 समूह में क्या किया उसने, उसको बांट दिया। फिर क्या है, फिर अपनी आवश्यकता अनुसार प्रत्येक कोटा या समूह में 40 विद्यार्थियों को चुनकर 200 प्रयोज्यों का मतलब क्या हुआ, विषय, 200 प्रयोज्यों यानी विषय पर आधारित प्रतिदर्श का निर्माण करके उनके रूढ़वाद का अध्ययन जो है, रूढ़िवादी का अध्ययन क्या है, कर सकता है। तो यानी कहने का मतलब क्या है, जब वो 5 मतलब 40 बच्चों को लिया, ठीक है, 40 यहाँ 200 क्या है, 200 पूरा टोटल संख्या है, तो उन्होंने क्या किया, 200 को क्या किया, 40-40 भागों में बांट दिया। तो 40 विद्यार्थियों का उन्होंने सर्वे करके देखा कि मतलब किसके आधार पर, मतलब लिंग के आधार पर, शहरी और देहाती क्षेत्र के आधार पर, संप्रदायों के आधार पर, शैक्षिक स्तर के आधार पर और वर्ग के आधार पर। तो उन्होंने क्या किया, 40-40 का जैसे 5 ग्रुप बना लिया और सभी पर क्या किया उन्होंने, मतलब रूढ़िवादी सोच पर जो है अध्ययन जो है शुरू किया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कोटा
प्रतिचयन के क्या गुण होते हैं। देखिए अगर है तो उसके गुण भी देख लीजिए क्या क्या होते हैं। देखिए कोटा प्रतिचयन एक बहुत सरल और सुलभ प्रतिचयन है, यानी कि बहुत आसानी से इस पे काम किया जा सकता है। इसके आधार पर बहुत आसानी से प्रतिदर्श का चयन कर लिया जाता है। ठीक है, तो सही सही बात है। जैसे रूढ़िवादी सोच लिया तो 200 लोगों को हमने 200 को प्रयोज्यों को चुना और 200 में क्या किया, 200 को हम जो है 5 भागों में अपनी स्वेच्छानुसार बांट दिए, जिसमें धर्म, जाति, लिंग, शैक्षिक स्तर, वर्ग हो गया और क्या देहाती शहरी क्षेत्र हो गया। तो क्या हम अपने मनमाने ढंग से उसको हम बांट लेते हैं। फिर क्या दूसरा क्या लाभ होता है, कोटा प्रतिचयन के आधार पर प्रतिदर्श के चयन में समय, ठीक है, श्रम और धन की बचत होती है। बहुत थोड़े समय में, बहुत थोड़े श्रम में और बहुत थोड़ा धन खर्च करके कोटा प्रतिदर्श का क्या है, निर्माण जो है किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए तीसरा लाभ क्या है कि यह प्रतिदर्श उद्देश्य अनुसार प्रतिदर्श की अपेक्षा अधिक उपयुक्त होता है, क्योंकि इसमें जनसंख्या को कुछ विशेष मापदंड के आधार पर स्तरित कर दिया जाता है, यानी बांट दिया जाता है। तो आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। तो वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर और जो है चैनल को पहली बार अगर आप देख रहे हैं तो आपको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस चैनल पर जुड़ने से आप लोगों को कई फ़ायदे हैं स्टूडेंट। पहला फ़ायदा तो ये है कि आपके अपने होम साइंस सब्जेक्ट की आप लोगों की अच्छी तैयारी हो जाएगी। और दूसरा फ़ायदा आपका ये है कि आप लोगों को करिकुलर के लिए इधर नहीं दौड़ना पड़ेगा कहीं भी ना। इसी चैनल पर आप लोगों का क्या है जो है को करिकुलर की क्लास जो है इसी पर लगती है। अब देखिए यहाँ पर क्या, कोटा प्रतिचयन का एक गुड़िया भी है। एक मिनट, ये थोड़ा सा टाइपिंग यहाँ मिस्टेक हो रहा है स्टूडेंट। कोटा प्रतिचयन, ठीक है, कोटा प्रतिचयन का एक लाभ यह है कि आकस्मिक प्रतिचयन की अपेक्षा इसमें प्रतिनिधित्व की संभावना अधिक रहती है, क्योंकि इसमें स्तरीकरण का गुण पाया जाता है। ठीक है, कोटा प्रतिचयन का एक गुण होगा, यहाँ पर एक गुण यह भी है। ठीक है, यहाँ पर गुण होगा, ये आप लोग बना लीजिएगा, गुड़िया नहीं होगा, यहाँ गुण भी यह है कि आकस्मिक प्रतिचयन, आकस्मिक का मतलब क्या, अचानक से अगर हम लेते हैं तो उसमें भी क्या है, मतलब स्तरीकरण का जो है गुण पाया जाएगा। पांचवा क्या है हमारा, इस प्रतिचयन की उपयोगिता जनमत के मापन के संबंध में जो है देखी जाती है। इस मत की उपयोगिता क्या है, जनमत के मापन के संबंध में देखी जाती है। अब आइए देखिए हम जो है अब हानि पढ़ लेते हैं, दोष पढ़ लेते हैं। देखिए आज का वीडियो जो है हमको लग रहा है 40 मिनट से ऊपर हो जाएगा स्टूडेंट, तो घबराइए मत स्टूडेंट। देखिए आप लोगों को बहुत ही हम सेलेक्टिव ढंग से दे रहे हैं और आप लोगों को बार बार हम कह रहे हैं कि सीरीज खरीदने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग सिर्फ चैनल से बने रहिए और पूरा दोनों पेपर की तैयारी आप लोगों का एकदम धुआंधार तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, सीमाएं या दोष क्या है। तो देखिए यहाँ पर कोटा प्रतिचयन पर आधारित प्रतिदर्श अपनी जनसंख्या का सही प्रतिनिधि नहीं होता है। इसमें जनसंख्या की सभी विशेषताएं नहीं पाई जाती हैं, क्योंकि इसमें यादृच्छिकरण का पूर्ण अभाव पाया जाता है, यानी रैंडम जो सैम्पलिंग होता है उसका अभाव जो है इसमें पाया जाता है। कैसे है पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर हमने बताया आप लोगों को जो कोटा प्रतिचयन है उसमें क्या है, जो अनुसंधान करता है वो अपने मनमाने ढंग से जो है प्रतिचयन का चुनाव करता है या प्रतिदर्श का चुनाव करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, इस प्रतिचयन में स्तरीकरण के होते हुए भी जनसंख्या की सभी इकाइयों को प्रतिदर्श में शामिल होने का समान अवसर नहीं मिल पाता, क्योंकि यहाँ अनुसंधानकर्ता प्रत्येक समूह और स्तर से मनमाने ढंग से इकाइयों का चयन करता है। अभी हमने आप लोगों को इस चीज़ को बताया। ठीक है, तीसरा क्या है आपका, कोटा प्रतिदर्श चयन पर व्यक्तिगत पक्षपातों का गहरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए प्रतिदर्श पक्षपातपूर्ण बन जाता है। जो कोटा चयन है वो क्या, उसमें व्यक्तिगत पक्षपात जो है ज़्यादा पाया जाता है। चौथा पॉइंट हमारा क्या है, कोटा प्रतिदर्श, ठीक है, कोटा प्रतिदर्श अवैज्ञानिक होता है। पक्षपातपूर्ण होने के कारण इसकी वैज्ञानिकता घट जाती है, इसलिए इस प्रतिदर्श के आधार पर प्राप्त परिणाम अधिक सही नहीं बन पाते हैं। ठीक है, पांचवा हमारा क्या है, कोटा प्रतिचयन होगा। ठीक है, प्रतिदिन नहीं होगा, प्रतिचयन की विश्वसनीयता काफ़ी असंतोषजनक होती है। इसके साथ साथ इसकी वैधता भी क्या है, बहुत ज़्यादा जो है असंतोषजनक होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग देखिए स्टूडेंट, लाइक करना, ठीक है, शेयर करना और कमेंट
करके ज़रूर आप लोग बताइए कि आपकी क्लास, आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी। डेली आप लोग को स्टूडेंट, हम आप लोग को अनाउंस कर रहे हैं कि डेली 7:30 बजे आप लोगों को यूट्यूब पर आपकी अपनी क्लास जो है मिल जाएगी सब्जेक्ट वाली। और आप लोगों का को करिकुलर की क्लास भी यूट्यूब पर पहले से अवेलेबल है। इसमें आप लोगों का 4 क्लास हुआ है स्टूडेंट, ठीक है। 2 मॉडल पेपर दिया है और एक हमने आंसर की, 2 या 3 मॉडल पेपर दिया और एक आंसर की आप लोगों को हमने जारी किया। तो आप लोग को करिकुलर की तैयारी भी जो है आप लोग इसी चैनल से निःशुल्क कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना जो है ना भूले स्टूडेंट। ओके, मिलते हैं हम अगली क्लास में। देखिए आज आप लोगों का ये लगभग आप लोगों का मान कर चलिए जो है 95% तक, ठीक है, 95% तक सेकेंड यूनिट आप लोगों का कंप्लीट हो गया। बस 5% बचा है। तो कल आप लोगों की क्लास जो है लगेगी स्टूडेंट। उसमें आप लोगों को हम जो है सेकेंड यूनिट का कुछ क्वेश्चन जो बचा उसको देख लेंगे और प्लस कल से आप लोगों का थर्ड यूनिट भी स्टार्ट हो जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग स्टूडेंट। अपना ध्यान रखिएगा और अच्छे से एंजॉय से आप लोग सिर्फ और सिर्फ आप लोग पढ़िए स्टूडेंट। आप लोगों का काम क्या है? सिर्फ पढ़ना और मैटर देना मेरा काम है स्टूडेंट। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग स्टूडेंट।